तो मनुष्य, अब चलिए मनुष्य के अगर बात करें या मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मनुष्य से अब इंपॉर्टेंट सवाल बनने की संभावना शुरू हो गई। अब जितने जंतु के थे हम पढ़ दिए, अब चलते हैं मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य में पूछेगा कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206, और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 300। ये सब जानते हैं इसलिए फास्ट चलेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं, अस्थियां, तो 8 होती है। तो अगर आपसे पूछा मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। आपसे तो मनुष्य के बारे में तो इतने हड्डी के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए, मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो अस्थि मतलब हड्डी होता कौन है, जबड़े का। डायलॉग सुने होंगे कि जबड़े की हड्डी मजबूत होती है। कोई डायलॉग मारता है कि जबड़ा मैं मार के तोड़ दूंगा, लेकिन इतना आसान थोड़ी है जबड़ा को तोड़ना, है कि नहीं। तो जबड़े की हड्डी मजबूत होती है। याद रखिएगा, मानव का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है जबड़े की हड्डी। ठीक है, ये बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं। कॉमन डायलॉग है ना, मूवी का डायलॉग है, सब कुछ का डायलॉग है, इसलिए मैंने बोला। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने कान को याद करिए, अपने कान को छुइए और महसूस करके बताइए क्या है। तो सबसे छोटी हड्डी किसका है, कान का है, और कान का हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिस है। तो स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर आपसे पूछे तो हम फीमर है। फीमर ही जो है जांघ की हड्डी होती है। तो जांघ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, फीमर कहते हैं। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर का। क्लियर, याद हुआ कि नहीं। अब देखिए, ह्यूमरस अस्थि जो होते हैं, ह्यूमरस अस्थि मतलब ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है कहाँ, बता सकते हैं, ऊपरी भुजा में। बता सकते हैं तो ऊपरी भुजा में। तो ऊपरी भुजा में हमारा ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। तो कोई भी पूछे कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी भुजाओं में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में, याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली। तो मनुष्य के शरीर में जब भी हड्डी होगी खोखली होगी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब देखिए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में। अब बताइए कि ये चीज़ तो हम पढ़ लिए कि ऊपरी भुजा पढ़ लिए। अब मनुष्य की शरीर जो होते हैं, शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है। अब छू के आप देखिए, भाई मेरा हड्डी तो ठीक है, मजबूत है, लेकिन खोखली होती है। ये याद हुआ कि नहीं। तो अपने पैर को महसूस कीजिए और बोलिए कि ये हड्डी मेरी खोखली है, क्योंकि खोखली है ही, हड्डी खोखली होती है पैर का। ये हो गया। टीबी नामक जो है हड्डी पाई जाती है कहाँ, तो टीबी नामक हड्डी अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा टीबी नामक हड्डी होती है। भाई टीबी नामक हड्डी पैर में ही होता है, अब टांग में ही होता है, तो टांग लिख दिया है। टांग बोल दीजिए या पैर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्यूवा नामक हड्डी अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा, टांग में ही होता है, मतलब टांग मतलब पैर में होता है। तो फ्यूवा नामक हड्डी भी आप जानते होंगे, बहुत सिंपल चीज़। तो टीबी नामक हड्डी पैर में, फ्यूवा नामक हड्डी टांग में। ये सब शब्द आपसे पूछेगा। आप पूछेगा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है, तो जांघ की सबसे लंबी होती है, जिसे जांघ की हड्डी हम बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी है। ये भी आप पढ़े, इससे दोबारा ही क्वेश्चन घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि दांत और हड्डी को बात करते हैं। तो दांत और हड्डी में पाए जाने वाला तत्व का नाम तो याद रखना होगा। अब हड्डी तो पढ़ लिए था, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है ये तो पता होना चाहिए। तो कैल्शियम व फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। तो कैल्शियम हो और फास्फोरस हो तभी टिक लगाइएगा, नहीं तो खाली कैल्शियम हो और फास्फोरस नहीं हो तो भी कैल्शियम लगाइएगा, नहीं तो कैल्शियम ना हो तो फास्फोरस टिक लगाइएगा, लेकिन दोनों होना आवश्यक होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका। चलिए, अब और सवाल जो बन सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है, जो कि हम बताएंगे और इसी वीडियो में बताएंगे। पार्ट 3 तक चलेगा, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बुढ़ापे में हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी से ही तो बुढ़ापे में हड्डी कमज़ोर क्यों होती है। अनुभव कीजिए, अपने आसपास के बूढ़े बुजुर्ग को देखिए, तो हड्डी कमज़ोर, पैर से चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, सिंपल। अब अस्थि मतलब ही होता है हड्डी। ठीक है। तो अस्थि, याद किया, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फोरस। देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा तो आप जानते हैं। कैल्शियम और देखिए यहाँ पे पढ़े थे आप, कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हैं। ठीक है। तो फास्फोरस, अब मान लीजिए सर्वाधिक मात्रा में, तो कैल्शियम और फास्फोरस जोड़ दीजिए। कैल्शियम फास्फोरस होता है तो कैल्शियम फास्फोरस बोल दीजिए, कोई दिक्कत
नहीं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि बनती है। दीर्घ मतलब बड़ी हड्डी को कहते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा हड्डी को कहते हैं, तो दीर्घ अस्थि बनती है। तो लसिका कोशिका बनाती क्या है? तो दीर्घ अस्थि बनाती है और मानव शरीर का अंग है। आप जानते हैं मानव शरीर का अंग में जो लसिका कोशिका होता है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो उसे बोलिएगा दीर्घ अस्थि मतलब हड्डी। अब देखिए इसका शब्द आप पढ़े थे, ये शब्द पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं आप, याद नहीं है तो याद दिला देते हैं। देखिए कौन सी अस्थियां या पेशियों को आपस में जोड़ते हैं? अब पढ़े थे क्या कि हड्डी और पेशियों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। पढ़े थे कि नहीं? तो टेंडन किसको कहते हैं? जिसमें हड्डी और पेशियों को जोड़ता है और इसी को इतना घुमाया है और कुछ किया नहीं है। अब देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। 20 ही दांत विकसित होंगे, उसके बाद विकसित नहीं होते हैं। जो बने हैं तो बने हैं। अब देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। देखिए मनुष्य में अगर आपसे पूछेगा मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो मुख से, जो कि सिंपली हम जानते हैं कि मुख से ही शुरू होगा। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगा? मुँह से, मुख से खाएंगे तभी तो पचेगा। तो आगे सबसे पहले तो क्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है कि मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। खाते क्या है हम लोग? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर खाएंगे, तो मुख की गुहा में सबसे ज़्यादा पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। अगर आपसे पूछेगा कि मानव के पाचन नली की लंबाई अगर पूछे तो 32 फीट होता है। अब मान लीजिए पाचन खाली मुंह में रहने से, कुछ खाने से मुंह से थोड़ी होगा, उसके अंदर पेट में जाने के लिए नाली होना चाहिए ना। तो नाली कितने लंबी होनी चाहिए? 32 फीट होनी चाहिए। ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे और पूछेगा क्या कि पता है मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? पता है? तो टाइलिन के द्वारा। अगर शर्करा में अगर पूछा जाए कि मुख में स्टार्च का जो शर्करा होता है उसका पाचन किसके द्वारा होगा? तो टाइलिन के द्वारा। टाइलिन जो है एक तरह से एंजाइम के रूप में हम समझते हैं। जैसे देखिए प्रोटीन, दूध जो है, दूध जो आप देख रहे हैं, और प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम कौन है? उसे क्या कहेंगे? तो रेनिन कहेंगे। अगर दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो याद रखिएगा रेनिन पचाने वाला होगा। ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो छोटी आंत में ही तो होता है। सबसे बड़ा भूमिका होता है छोटी आंत का, क्योंकि 2 आंत होते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, जो कि छोटी आंत सब क्रिया करता है। तो अधिक पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किया जाता है तो छोटी आंत में की जाती है। ये सवाल है। आपसे पूछेगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए मुख में क्या होता है कि टाइलिन होता है, इसलिए पचाने में ज़्यादा काम आता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन बताइएगा। ठीक है। अब और भी सवाल पूछता है कि भोजन पचाने के लिए आवश्यक होता है एंजाइम। तो अगर एंजाइम ना हो तो समझिए भोजन हमारा पचेगा नहीं। इसलिए टाइलिन जो है हमारा पचाने में काम आता है, और टाइलिन एक तरह से एंजाइम है जो कि लार है। ठीक है। चलिए लार में पाया जाता है जो कि टाइलिन होता है, जो कि ये एंजाइम है। तो उसी तरह एंजाइम बहुत आवश्यक है पचाने के मामले में। नहीं है तो फिर समझिए कि नहीं पचेगा। मानव पेट में कौन सा अम्ल जो है उपस्थित होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उपस्थित होता है हमारे पेट में। अगर पूछा जाए कि क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ठीक है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करता है। सिंपल सवाल है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ सुनते जाइए। अब देखिए प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ? आमाशय में। आमाशय कहाँ है? पेट को कहते हैं, तो आमाशय में होता है। तो प्रोटीन का पाचन जब भी पूछेगा आपसे तो हम बता देंगे आमाशय में। अब पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। ये भी सवाल आप बना सकते हैं। तो पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका जो चूषण करने की बात करेगा तो यकृत करेगा। कौन करेगा? यकृत। यकृत मतलब लिवर का काम है। जितने भी विषैले पदार्थ हैं उसे मतलब एक तरह से पचाने का, चूषण का काम करने का, मतलब करने का काम यकृत का है, लिवर का है। ठीक है। अब देखिए सवाल पूछता है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो शरीर का रासायनिक कारखाना और किसी को नहीं, यकृत को ही कहते हैं, लिवर को ही कहते हैं। ये भी आपसे सवाल पूछेगा तो बना दीजिएगा। अब पेप्सिन एंजाइम पाया जाता कहाँ? आमाशय रस में। तो पेप्सिन एंजाइम अगर आपसे पूछे तो आप बता दिएगा आमाशय रस में होता है। अगर पेप्सिन है ये क्या? तो एंजाइम है। तो पेप्सिन है क्या? तो एंजाइम है।
पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। पॉपली मैंने बोल दिया, सॉरी, पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशयी रस में। पेप्सिन है ये क्या? एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है कैसे? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये भी सिंपल, ये पेप्सिन से जितना सवाल बन सकता है ये सवाल आपके सामने हो गया। अब देखिए पाचन जो क्रिया होती है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देता है तो एनिमो अम्ल में बदल देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी पाचन की क्रिया होती है, अब पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल देने का काम जो करता है वो क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल कहलाता है। यही सवाल पूछता है। अब देखिए पेप्सिन से पूछ लेते हैं, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है कहाँ? आमाशय में, मतलब पेट में। पेप्सिन है क्या? तो एंजाइम है, ये आप जानते हैं। अब पेप्सिन बदलता है, आप देख रहे हैं पेप्सिन बदलता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो ये दोबारा रिपीट इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग है, क्या है? तो यकृत है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर को आप जानते हैं। तो वही पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो ग्लाइकोजेन होते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट को जमा कौन करता है, तो यकृत करता है, लीवर करता है, यही तो है। अब चलिए, अब पेप्सिन पढ़िए, पित्त के बारे में पढ़ेंगे। अब पित्त का जितना भी क्वेश्चन है इसी से बनेगा। तो देखिए पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा ही तो पैदा होता है, मतलब लीवर द्वारा ही तो पित्त पैदा होता है। पित्त का प्रमुख कार्य जो है क्या पता है? वसा का पायशीकरण करना, वसा को एकदम पायशीकरण करना, मतलब क्या बोलते हैं उसे? स्रवित करना एक तरह से, ठीक है, ये समझ चाहिए। तो पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है, आप भी जानते हैं। पेसमेकर का संबंध जो है पता है किससे? दिल के धड़कन से। तो पित्त से जो सवाल बनता है वो तो हो गया खत्म, ठीक है, यहाँ तक था। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आप पेसमेकर पढ़ रहे हैं तो पेसमेकर का संबंध जो है किससे? दिल के धड़कने से संबंधित है। दिल का जो धड़कता है ना, उससे संबंधित है। गति प्रेरक संबंधित क्या है? हृदय। तो गति प्रेरक अगर संबंधित बात करेगा तो हम बताएंगे हृदय को, ठीक है, हार्ट को। चलिए आगे बता देता हूँ ये क्या है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव रक्त दाब कहलाएंगे? तो धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव रक्त दाब कहलाएंगे। तो धमनियों के होंगे, ठीक है, आंसर धमनियों लगाइएगा। देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र होता है। इसे पता है पढ़ने में बहुत सारे शब्द गलत हो जाते हैं, लेकिन आंसर सब लगा देते हैं। लेकिन इसे हम पढ़ना चाहेंगे तो तोड़ के पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? तो आगे देखिए सिफ कर देंगे, सिफ गमो मेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोमीटर बोलिएगा, मेनोमीटर। तो मेनो को अलग कर दिएगा, मीटर को अलग कर दिएगा, और सिफ को अलग कर दिएगा, और गमो को अलग कर दिएगा। तो सिफ गमो मेनोमीटर बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर माप यंत्र कहलाते हैं। समझ गए? तोड़ के याद हुआ, शब्द को सुन लिए, याद हो गया, भूलिएगा नहीं। अब देखिए जैविक सेवन की बात करते हैं तो ये कृत्रिम हृदय होते हैं, और ये सवाल आपसे पीपीएससी में पूछा हुआ है, अब बिहार एसएससी में। तो जैविक जो सेवन है क्या है भाई? तो ये कृत्रिम हृदय है। देखिए मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य का शरीर होता है में, हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है पता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। मतलब 0.8 सेकंड मतलब 0.8 सेकंड लगते हैं। ये सिंपल और सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं, स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं में प्रति मिनट हृदय स्पंद होते हैं, मतलब धड़कते हैं। स्पंद मतलब धड़कना, तो 72 बार धड़कते हैं अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है, ये ज़रूर है। नाड़ी दर मापा जाता है पता है? धमनी से नापते हैं। नाड़ी मतलब नस, उसका नापते कैसे हैं? धमनी से नापते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं। और याद रखिए मानव रक्त में कोलेस्ट्रोल जो होते हैं का समान स्तर होना चाहिए। कितना? 140 से लेके 180 mg होना चाहिए। तो 140 से लेके 180 mg होना चाहिए। अगर मानव रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बहुत हानि है, कम जाएगा तो भी हानि है, लेकिन समान स्तर पर रहना चाहिए। तो 140 से 180 mg पर रहना चाहिए। ये आपसे सवाल है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 100, याद रखिएगा 120 mm से लेके 80 mm होता है। तो 120 mm से लेके 180 mm माने जाते हैं मनुष्य का रक्तचाप। आप अच्छे से जानते हैं,
ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं, जो कि 120 mm से मतलब 80 mm माने जाते हैं। अब देखिए सोते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना है, मतलब क्या होता है, तो घट जाता है। रक्तचाप कम ही जाएगा ना, मनुष्य अगर सोया हुआ है तो अस्थिर अवस्था में सोया हुआ है तो उसका रक्तचाप तो घटेगा ना। अगर देखिए इसी में अब देखिए दौड़ दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ ही जाएगा। अगर दौड़िएगा तो रक्तचाप बढ़ेगा कि नहीं, और सोए रहेगा तो घट जाएगा। सिंपल है, ये तो लॉजिकल, आप समझिए कि ये ब्रेन गेम है, आप लगा सकते हैं। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल की बात करें अभी तक, मतलब जीवन में अगर देखा जाए, सामान्य जीवन अगर आप जीते हैं उसमें अगर हृदय कितनी बार धड़केगा, तो 2 अरब बार धड़केगा। ठीक है, और ऐसे हम लोग का जो है 72 बार धड़कते हैं प्रति मिनट। तो सोचिए 2 अरब अपना लगा दिया ये। देखिए अब बात करते हैं लब डब। आवाज़ किस अंग से संबंधित है, तो हृदय से ही। जैसे ही लब डब की बात आएगा तो हम लोग लव निकाल देते हैं कि हृदय से संबंधित है ना। तो लब डब अगर बात करें तो हृदय से संबंधित है। लव डब ऐसे बोल दीजिएगा, तो हृदय का ये साउंड होता है। अब देखिए मानव शरीर में जो है पंपिंग स्टेशन की तरह काज करता है, तो हृदय ही तो करता है। तो पंपिंग स्टेशन की तरह करता है, जैसे लब डब की आवाज़ आता है, इसी के कारण तो आता है, तो हृदय में आता है। तो हृदय से जो सवाल बने वो हो गए। और भी चलिए, मानव शरीर की विशालतम धमनी अगर पूछे आपसे तो एरोटा बताइएगा। तो विशालतम धमनी आपसे अगर पूछते, मानव शरीर की विशालतम धमनी पूछते तो एरोटा बता दीजिएगा। अगर पूछे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। तो कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ बता देंगे। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, शरीर की वजन का 7% होता है। कितना होता है, तो शरीर की वजन का 7% होता है। अगर पूछे कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन अगर आपसे पूछेगा, तो 5 से 6 लीटर होते हैं। समझ गए, तो 5 से 6 लीटर होते हैं हमारे जो जवान होते हैं या वयस्क जो होते हैं, उनके अगर औसतन तापमान पूछे तो 5 से 6 लीटर बताइएगा। ये सवाल आपसे पूछेगा। और भी सवाल क्या पूछेगा, जो कि देखिए हम बता देते हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछेगा तो 7.4 बताइएगा। तो रक्त की बात करेगा तो 7.4 बता देंगे, पीएच मान पूछेगा तो। ठीक है, और भी सवाल, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता कौन है, पता है, तिल्ली का काम है। तिल्ली का काम है रुधिर बैंक। अगर जैसे ही बात बोले आप तिल्ली को टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, लोहा। तो रक्त में पाई जाती है लोहा, आयरन। ठीक है, ये सवाल है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, पता है, किडनी। किडनी को ब्रेक भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब में से कोई भी ऑप्शन दे देगा 3 में से, तो आप टिक लगा देना है। तो शुद्धिकरण का काम ही है, रक्त का शुद्धिकरण करने का काम ही है किडनी को। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है, पता है, डायलिसिस कहते हैं। अगर मानव शरीर में अगर खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा जाए तो डायलिसिस होगा। इसलिए बोलते हैं कि किडनी खराब होती है तो डायलिसिस करवाइए, क्योंकि वो खून का शुद्धिकरण वही करता है। वही खराब हो गया तो समझ जाइए डायलिसिस पे आ गए। डायलिसिस ही कहा जाता है। किसके कारण रक्त में लाल रंग होता है, पता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त है लाल होता है, ब्लड, है ना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हीमोग्लोबिन काम ही नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन कार्य करेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। समझ गए, तो ऑक्सीजन का आवश्यक है परिवहन होना, तभी जीवित हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो पता है, लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो ले जाया जाता है वो लोहित कोशिकाओं सेलों द्वारा लिया जाता है। ये सवाल है। साफ रक्त जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं, फेफड़ों से हृदय में कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है, तो ये नाम पता है, शिरा है। कौन सा शिरा है, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। फुफ्फुस शिरा का काम क्या है, पता है, कि साफ रक्त जो होते हैं फेफड़ों से हृदय में जो है ले जाता है, उसी वाहिका को कहते हैं फुफ्फुस शिरा। ठीक है, देखिए किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान
गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है, तो वो है पराशरण के कारण। तो पराशरण के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा, श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसी को फिर छोड़ देती है, तो ये पराशरण के प्रक्रिया के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, तो किसका है, तो आरबीसी का है। अगर आपसे पूछे किस रसायन की उपस्थिति में नालिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनाता है, तो वो बनाता है हिपेरीन बनाता है। तो क्या बनाता है, हिपेरीन जो है कि आपका नहीं बनाएगा। यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है, नहीं बनाता है तो हिपेरीन नहीं बनाता है। तो किस रसायन उपस्थितियों में नालिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनाता है, तो हिपेरीन जो है नहीं बनाता है। हिपेरीन के कारण समझिए थक्का नहीं बनता है, ये समझ जाइए। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो हम बताएंगे लिम्फोसाइट के तहत। अगर रुधिर मतलब ब्लड के ही सेंस में होता है, आप जानते हैं रुधिर मतलब, तो रुधिर के प्लाज्मा में, अगर रुधिर के ब्लड के प्लाज्मा में बात करते हैं, तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, तो लिम्फोसाइट के तहत एंटीबॉडी जो है निर्मित होते हैं। शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त उत्पन्न करता है, तो अस्थि मज्जा जो है हमारा रक्त उत्पन्न करता है। अस्थि मज्जा का नाम सुने होंगे, है ना। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोबिन का संबंध है, तो रक्त जमाव से है। तो जैसे ही प्रोथ्रोबिन का संबंध पूछेगा, तो हम बताएंगे रक्त जमाव के कारण होता है। देखिए, आपसे सवाल ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि आरबीसी जो है किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट से जानी जाती है। ये क्लियर हो गए। आपसे और सवाल पूछता है कि लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी बोलते हैं कहाँ उत्पन्न होती है, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। देखिए, अगर पूछेगा आरबीसी का शमशान कहलाता है, तो आरबीसी का शमशान पता है, पीलिया कहलाता है। शमशान मतलब जहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है आरबीसी का, तो पीलिया में हो जाता है। ठीक है। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहता है, तो 120 दिन तक जीवित रहता है। आरबीसी जो है, आप याद रखिएगा कि 120 दिन जीवित रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास लगभग कितना होता है, पता है, 0.007 mm होते हैं। समझिए कितना कम होता है। सफ़ेद रक्त कणिका को WBC बोलते हैं। का मुख्य कार्य है क्या, पता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। मतलब इसी के कारण हमारे शरीर का बचाव होता है। अगर ये कम गया तो समझिए कि चल दिए। चलिए आगे है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर जो है प्रणाली में प्रविष्ट होता है, तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो WBC। अगर मान लीजिए मानव रुधिर प्रणाली में अगर कोई प्रविष्ट करता है, ना तो प्रवेश करता है, बाहरी चीज़ या बाहरी पदार्थ अगर प्रविष्ट करता है और मान लीजिए हमारे अंदर फैल गया, तो उसका बचाव कौन करता है, तो ये हमारा WBC करता है। खराब चीज़ को बचाने के काम करता है, समझे, खराब चीज़ों से बचने का काम करता है। तो ये याद रखेंगे। अब WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स याद रखिएगा, ये अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, WBC की जो है किस्म होती है अधिक होती है। कौन होती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है। WBC की किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, तो ल्यूकोसाइट के तहत। ल्यूकोसाइट से क्या होता है कि हमारा रक्त को ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो ल्यूकोसाइट की सहायता से हम जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जा सकते हैं, ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। ये समझ गए। अगर पूछे हमारे शरीर की कौन सी कोशिका जो है मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है श्वेत रक्त कणिका WBC। ये सैनिक की तरह एकदम सुरक्षा रखता है। अगर ये गड़बड़ा गया तो समझिए कि कब्जा हो गया, पूरे बॉडी पे आक्रमण हो गया, है ना, बीमारी का आक्रमण हो गया। वही है, सैनिक है एक तरह से, तो सही मानते हैं WBC को। अब चलिए, रक्त समूह के खोजकर्ता का नाम तो बहुत जरूरी है, तो कॉल लैंडस्टीनर, पढ़े होंगे आप। तो रक्त समूह ब्लड का खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा, रक्त मतलब खून की जो है खोजकर्ता कौन है, तो कॉल ऐसे बोलते हैं, कॉल लैंडस्टीनर थे। ठीक है। RH फैक्टर का पता किसने लगाया, पता है, लैंडस्टीनर ने ही पता लगाए थे, तथा बीनर, दो व्यक्ति थे।
तो RH फैक्टर का पता लगाने वाले व्यक्ति या वैज्ञानिक दो थे, लैंडस्टीनर और वीनर थे। ठीक है, देखिए इस सवाल को एकदम याद कर लीजिएगा। जैसे ही पूछे कि किस रुधिर वर्ग में, यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही पूछेगा कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो वो बताइएगा AB में। अब इसी में ध्यान रखिएगा, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है तो O में। समझ गए? तो जैसे ही बात करेगा एंटीबॉडी का तो AB जो रुधिर हैं, रुधिर मतलब ब्लड हैं, AB ब्लड में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन O ब्लड में याद रखिएगा, रुधिर वर्ग को ही O ब्लड बोलते हैं, तो O ब्लड में दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। लेकिन O में एक चीज़ क्या नहीं पाया जाता है, ये देख लीजिए। तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन जो है नहीं पाई जाती है तो वो O में। तो एंटीजन नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी पाई जाती है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है O में, लेकिन एंटीजन नहीं पाई जाती है O में। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है किसके विरुद्ध होता है तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। अब सोचिए, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है वो है कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ना, एंटीबॉडी का काम है ना। अब देखिए, RH जो फैक्टर का नाम जो संबंधित है वो क्या है पता है, बंदर से संबंधित है RH फैक्टर। और RH फैक्टर की खोज कौन किया है पता है ना, जो है लैंडस्टीनर और बैनर्जी किए थे। अब देखिए, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है तो पता है, RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला जो है उपयुक्त नहीं होती है, सही नहीं होती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है तो AB जो है सर्वग्राही है। कौन सा रक्त जो है समूह जो है सर्वत्री दाता होता है, सर्वदात्री होता है, सर्वदात्री है तो O है, वो सब दात्री है, सब चीज़ को देता है। दात्री मतलब देने वाला, और सर्वग्राही मतलब सिर्फ लेने वाला AB है। समझ गए? तो जैसे ही सर्वग्राही की बात करेगा तो ग्रहण करने वाला कौन है, AB ब्लड है। और जैसे ही सर्वदात्री की बात करेगा, जैसे ही दात्री मतलब दाता की बात करेगा तो O को याद रखिएगा, O ब्लड है, सबको देता है। अब रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है तो केवल O वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। समझ गए? सर्वदाता तो है, आप जान गए, लेकिन रक्त समूह O वाला व्यक्ति जो है किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है तो सिर्फ O वाले से। समझ गए? अब सिंपली सोचिए कि O वाले से ले सकता है, लेकिन सबको ही दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ ले सकता है तो O वाले से। समझ गए? अब देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होना चाहिए, 140 से 180 mg। आप अभी पढ़े थे, है ना, इसी को रिपीट किया है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है निगरण और उल्टी का जो है नियमन केंद्र करता है, मतलब जो उल्टी हमारे अंदर होता है, मानव का जो मस्तिष्क होते हैं उसमें कौन सा भाग जो है निगरण करता है या उल्टी का नियमन केंद्र करता है, मतलब उल्टी जो होते हैं तो वो मेडुला जो होते हैं, मेडुला याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेडुला ओब्लागेंटा बोलते हैं। ठीक है, ओब्लागेंटा, तो मेडुला ओब्लागेंटा करता है ये काम। ठीक है, मस्तिष्क का जो भाग है उसमें उल्टी का जो नियामक केंद्र है उससे संबंधित जो है उसको हम बोलते हैं मेडुला ओब्लागेंटा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के जो है किस भाग से किया जाता है तो मेडुला ओब्लागेंटा से। अब देखिए, श्वसन का नियंत्रण हो, जैसे श्वसन के नियंत्रण की बात हो और मस्तिष्क से संबंधित तो है ही, आप जानते हैं, तो किस भाग से तो मेडुला ओब्लागेंटा। जैसे उल्टी का नियमक करता हो या निगरानी की बात करता हो या श्वसन का नियंत्रण की बात करता हो, सब में मेडुला ओब्लागेंटा लगा दीजिएगा क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है पता है, बुद्धि का केंद्र माना जाता है सेरेब्रम को। और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया पहले BPSC का जब तैयारी करवाता उसमें, और अब करवाऊंगा उसमें भी पढ़ाऊंगा, जो साइंस के हैं उसके लिए भी और जो SST के हैं उनके लिए भी। तो मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है सेरेब्रम है। ये सवाल आपसे पूछता है और हमेशा पूछेगा। अब देखिए, सवाल है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि आपको महसूस करवाएगा कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, भोजन की तृप्ति मतलब एकदम जोर से जो भूख लगता है उसका जो हाइपोथैलेमस के कारण होता है। समझ गए? बहुत सिंपल।
इसलिए ये डैमेज होगा ना तो भूख नहीं लगता है, देखते हैं। ये भी मस्तिष्क से संबंधित है, यही अनुभव करवाता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछेगा कि मानव की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क। तो मानव का सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो आप बताइएगा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा कि मनुष्य के शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन होता है। ये देखिए, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन है, तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा। और न्यूरॉन हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसे स्नायु भी कहा जाता है, स्नायु बल भी आता है, उसका नाम है तंत्रिका तंत्र का, जो कि हम पढ़े थे, फर्स्ट में ही पढ़े थे। तो तंत्रिका तंत्र का लघुतम संरचनात्मक और शरीर जो है क्रियात्मक इकाई कौन सा है, न्यूरॉन है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कुछ भी होता है दिक्कत तो न्यूरॉन से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र में कोई भी दिक्कत होती है तो बोलते हैं ना कि न्यूरॉन से संबंधित है। चलिए न्यूरॉन भी जाइए, है ना, चलेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका सेल पूछे तो तंत्रिका कोशिका बताइएगा। और मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। जैसे ही आपसे पूछेगा मनुष्य का जो मेरुदंड होता है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 निकलती है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है केशरुक रज्जु में होता है। तो केशरु जो होते हैं, केशरुक रज्जु जो होते हैं, वो क्या करता है, वो करता है नियंत्रण केंद्र करता है। ये सवाल आपसे पूछेगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होता है, पता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो श्वसन की क्रिया जब भी होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ये परिवहन भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जान लीजिए। मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार सांस लेता है। जो अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो 16 से 18 बार ले रहे हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती कितना है, पता है, 4%। जो सांस हम छोड़ते हैं उसका 4% होता है। ये ज़रूर ध्यान रखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, छोड़ते हैं तो वही ना। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बहुत अच्छे से जानते हैं। भोजन का ऊर्जा की अगर बात करें, ऊर्जा में परिवर्तन अगर बात करें या कोशिकाओं के बात करें तो कौन से भाग में होते हैं, किस भाग में होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सिंपल है ना। अब देखिए बात करते हैं क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक अम्ल का होता है। तो पाइरुविक अम्ल का क्या होता है, क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र जो होते हैं उसका संश्लेषण अगर बात करें तो पाइरुविक अम्ल में ही होगा। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है होता क्या है, तो लैक्टिक अम्ल में होते हैं। तो जैसे ही पूछेगा अनॉक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद होते हैं लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, मतलब लीवर में होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, यूरिया मूत्र जो है हम बोल सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर का यूरिया जो है निर्माण आप जान गए। आगे चलते हैं, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। तो रुधिर क्षमता है, तो अगर मान लीजिए मनुष्य में अगर रुधिर जो क्षमता है उसे क्या कहिएगा, तो बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, बोमेन संपुट कहेंगे। किस कारण मानव मूत्र का जो है पीला रंग होता है, तो ईरोक्रोम के कारण होता है। अब नॉर्मल बात है, यूरिया जो है, यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है, और लीवर में जो होता है वो मूत्र होता है। अमाना मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो ईरोक्रोम के कारण होते हैं। ये सवाल। नेफ्रॉन क्या संबंधित क्या है, तो ब्रिक से संबंधित है, समझ गए। ब्रिक, नेफ्रॉन जो है संबंधित है जो है ब्रिक से। और ब्रिक क्या है पता है, किडनी है। ब्रिक जो है किडनी है, किडनी को ही, गुर्दा को ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो संबंधित अगर शब्द आ जाए तो ब्रिक से लगा दीजिएगा, किडनी से लगा दीजिएगा। अब देखिए कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो डायलिसिस पे ही काम करेगी। जो हमारे अंदर जो किडनी है, जो ओरिजिनल किडनी है, अगर मान लीजिए वो ख़राब हो जाता है तो नए जो किडनी लगाते हैं वो कृत्रिम लगाते हैं। कृत्रिम गुर्दा मतलब किडनी लगाते हैं, तो डायलिसिस पे ही निर्भर है। तो कोई समझिए डायलिसिस पे ही रहना है आपको, हमेशा बदलते रहना।
मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में, तो मूत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा अगर बोल दे तो बताइएगा मूत्र में पाई जाती है। मानव वृक्क, मानव वृक्क मतलब मानव की किडनी, या क्या बोलते हैं उसको, मानव की किडनी या गुर्दा बोलते हैं। तो मानव की वृक्क को किडनी ही बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मानव वृक्क जो है असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का जो है, मानव का किडनी जो है असमरी में पाया जाने वाला हो, तो उसका प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है, ऑक्सलेट है। अब देखिए गुर्दा का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन। अब गुर्दा कौन था, ब्रिक था। ब्रिक को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। एक ही, गुर्दा को किडनी कहिए, ब्रिक को किडनी कहिए, सब इसी का नाम है, ठीक है। तो वो नेफ्रॉन से संबंधित है, ये आप पढ़े थे। इकाई किसका है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन भी किडनी का ही है, इसी के तहत होता है। कोई भी इलाज करेगा ना तो जाइएगा डॉक्टर को बोलिएगा नेफ्रॉन में दिखवाना है, तो आपको दिखवाएगा, ठीक है। हेनेले का लूप का कार्य जो है संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो हेनेले का लूप का कार्य जो है संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से है। निषेचन की क्रिया होती है, तो क्या होती है, अंडा वाहिनी में होती है। तो निषेचन की क्रिया अगर पूछे तो अंडा वाहिनी में बताइएगा। गर्भाशय में विकसित भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो हम बहुत अच्छे से देंगे, प्लेसेंटा द्वारा होता है, प्लेसेंटा द्वारा होता है। तो जैसे ही गर्भाशय में विकसित भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। ये सवाल आपसे पूछेगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा है, तो हम बताएंगे यूटरस है। तो यूटरस जो होते हैं हमारे जो है महिलाओं में होते हैं ये ज़्यादातर, और गर्भाशय के लिए ये वैकल्पिक शब्द जो है शब्द होते हैं, यूटरस, है ना। इसे निकाला भी जाता है, आप जानते ही हैं, लेकिन गर्भधारण के कारण इसको रखा जाता है, ये भी आप जानते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तरता है, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, अन्नमय याटिकक द्रव में तैरता है। तो अमीनय बताइएगा, अमीनय याटिका द्वारा, आर्टिका द्रव द्वारा या होता है, याद रखिएगा द्रव में, इसे बड़ी, ठीक है, समझ के। जो भ्रूण तैरता है वो याद रखिए, उस द्रव का नाम एमीना याटिका बोल दीजिएगा। देखिए दो युग्मकों के संयोजन को कहते क्या है, निषेचन। अब जैसे दो युग्मक जो होते हैं उसका अगर होता है संयोजक, तो निषेचन होता है। निषेचन होता है कि नहीं, मतलब गर्भ धारण करते हैं, इस सेंस में होता है, याद रखेंगे। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि गर्भधारण है कि नहीं है, शिशु के बारे में, कैसा शिशु है, कैसे शिशु का मतलब ठीक है कि नहीं है, ये आप जानते हैं अल्ट्रासाउंड से। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो विजांडम्स के द्वारा ये की जाती है। ये भी क्लियर हो गया, आपसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल पूछता है कि मुख्य के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, निरोध करता है, तो वो करता है अंडा उत्सर्जन करता है। अंडो उत्सर्जन का मुख्य के द्वार लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, तो अंडो उत्सर्जन का काम करते हैं। ये समझ गए। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र पे ही निर्धारण होता है बच्चों का लिंग। मनुष्य में गर्भकाल अवधि होता है 9 महीने का। तो बच्चों में गर्भधारण, अगर मान लीजिए मनुष्य में अगर पूछा जाए कि गर्भ अवधि मतलब महिलाओं में गर्भ अवधि कितने, 9 महीने। उसी तरह जानवर का भी पढ़ेंगे, जानवर जितने भी जानवर हैं, बिल्ली, कैट, गाय, सबका भी पढ़ेंगे। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है, वैक्सोटोमिया कहा जाता है। वैक्सोटोमिया कहा जाता है जो कि पुरुष की अगर नसबंदी को कहते हैं, जो पुरुष नसबंदी। और स्त्री की नसबंदी को कहा जाता है, पता है, अगर स्त्री नसबंदी कर जाती है तो उसे कहते हैं ट्यूवेक्टोमिया। तो अगर पुरुष की नसबंदी की बात करें तो वैक्सेटोमिया कहेंगे, और पुरुषों की अगर नसबंदी की बात करेंगे तो ट्यूबे क्यूटोमिया कहेंगे। क्यूटोमिया कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके उच्चारण।
अब सवाल इसमें बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, गर्भाशय में शिशु की पहचान तो कैसे होगा पता है? ये जो आप शब्द देख रहे हैं एमिनियोसेंटेंसिस बोलते हैं, द्वारा ये परीक्षण के द्वारा ही पता चलता है गर्भाशय में शिशु की पहचान। तो क्या बोलेंगे? एमिन अलग कर दीजिएगा, एमिनो अलग कर दीजिएगा, सेंटिसिस अलग कर दीजिएगा। तो एमिनियोसेंटिस द्वारा जो है परीक्षण द्वारा पता कर सकते हैं शिशु की पहचान होती है, जो कि ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। चलिएगा, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताएं तो इसे बोलते हैं लुईस बोलते हैं। तो प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइएगा। प्रथम प्रखनली से जो शिशु आया था, शिशु का नाम बताएंगे तो लुईस बताइएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना निरूपित जो है करती है निषेचन बाह विकास आंतरिक से होता है। निषेचन बाह विकास आंतरिक से होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये होता है बाहरी ओर रख के होते हैं, ये बेबी होते हैं, याद रखेंगे। निषेचन का बाह विकास होते हैं आंतरिक में, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि जो है वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रवित ग्रंथि होते हैं। तो मानव शरीर में जो पाई जाने वाली होती है ग्रंथि उसे अंतःस्रवित ग्रंथि कहते हैं, जो कि वाहिनी विहीन होते हैं, ठीक है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को कहते क्या है? तो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रवित ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। ये सब सिंपल आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम स्पीड चले। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन है पता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अब इतना बार ये सवाल पूछा है कि आपको याद कर लेना चाहिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूषी ग्रंथि को कहते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि ही होता है, सेम है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्रंथि इसीलिए तो कहा जाता है, पीयूष कहते हैं उसको भी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थिर होते हैं कहाँ पे? मस्तिष्क में होते हैं, माथे में होते हैं, दिमाग में होते हैं। वृद्ध हार्मोन स्रवित करता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से ही तो होता है। वृद्ध हार्मोन जो स्रवित होता है वो भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के नाम सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन का नाम सुने होंगे। हार्मोन्स जो है स्रवित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो स्रवित करता है कौन सा हार्मोन्स? तो ऑक्सीटोसिन करता है, समझ गए। अब देखिए, पिनियल ग्रंथि स्थिर होते हैं, पता है पिनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में स्थित होते हैं। मस्तिष्क मतलब दिमाग में स्थित होते हैं, ठीक है। मतलब स्थित मतलब अस्थायी रूप से रहते हैं। कौन सी अंतःस्रवित ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? तो वह है परावटु। परावटु जो है एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है, समझ गए। मतलब कहने का मतलब है कि परावटु जो है अंतःस्रवित ग्रंथि है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, ठीक है। अब सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रवित ग्रंथि कौन सा है? अपटू, जिसे थायराइड कहते हैं। देखिए परावटु जो है आप समझिए गए, ये पीयूष ग्रंथि का स्वतंत्र कार्य करता है, ठीक है। और एक होता है अंतःस्रवित ग्रंथि ही होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा, जो कि अपटू होता है, जो कि थायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड कहते हैं। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो यकृत लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। और तंत्रिका तंत्र तो आप पढ़े हैं, जो कि किसमें होते हैं? सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है, आप पढ़े थे। कौन सी ग्रंथि जो है अश्रु स्रवित करती है? तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे, लैक्रीमल करता है, लैक्रीमल करता है। और ये पता है मैंने पढ़ाया था आपको बायोलॉजी का, मैंने किसका, हाँ रेलवे का जो है एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट करवाया है, मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जो सार संग्रह चलवाया हूँ उसमें है, पहला वीडियो में ही पूछा था, है ना। अश्रु गैस जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? लैक्रीमा, याद हो गया। कौन सी ग्रंथि जो है वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस हो जाती है, ठीक है, थाइमस हो जाती है। आयोडीन की कमी से गलागंड रोग जो होते हैं, जिसे हम लोग जो घेंगा बोलते हैं, ठीक है, किस ग्रंथि से होता है? तो थायराइड की कमी से होता है। बस देखिए, थायराइड ग्रंथि में थोरक्सिन स्रवित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतःस्रवित हार्मोन्स क्या होता है? TSH होते हैं, ठीक है। ये सवाल हो गए। आपसे पूछेगा बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्सर्जित कौन सा हार्मोन्स करता है? तो वो करता है प्रोलैक्टिन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। ये सवाल भी क्लियर हो गए। तो आपसे ये सब शब्द पूछेगा तो आप समझ गए। अब चलिए ये जो है नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, तो पार्ट इसे 4 में बनाएंगे, और पार्ट 4 जब बनाएंगे तो हम इसे समाप्त कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।